हेलो बच्चों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो मैं आज हिस्ट्री लेकर आई हूँ, जो कि क्वेश्चन पेपर है जो बुक के पीछे में द्वितीय छमाही परीक्षा सेमेस्टर 2 दिया गया है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 जो हम आज सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन करने हैं 3 नंबर के। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या थी? आंसर है, अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित है। पहला है उत्पादन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण और वितरण शामिल है। दूसरा है वितरण। अर्थशास्त्र में वितरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उनके मूल्य का निर्धारण शामिल है। तीसरा है उपभोग। अर्थशास्त्र में उपभोग का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग और उनके मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। चौथा है विनिमय। अर्थशास्त्र में विनिमय का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान और उनके मूल्य का निर्धारण शामिल है। पांचवा है मूल्य। अर्थशास्त्र में मूल्य का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण और उनके मूल्य का मूल्यांकन शामिल है। पांचवा है बाजार। अर्थशास्त्र में बाजार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया शामिल है। सातवां है आर्थिक विकास। अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक देश या क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और विकास का विश्लेषण शामिल है। आठवां है आर्थिक नीति। अर्थशास्त्र में आर्थिक नीति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई नीतियों का विश्लेषण शामिल है। इन विषयों के अलावा अर्थशास्त्र में कई अन्य विषयों का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए नीतियों का विकास। दूसरा क्वेश्चन है, इक्ता कहने से आप क्या समझते हैं? आंसर है, इक्ता एक प्रकार की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था थी जो मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन के दौरान प्रचलित थी। यह व्यवस्था मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान प्रयोग की जाती थी। इक्ता प्रणाली के मुख्य पहलू हैं। पहला है भूमि अनुदान। इक्ता प्रणाली में राजा या सुल्तान द्वारा अपने अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान दिया जाता था। यह अनुदान आमतौर पर उनकी सेवाओं के बदले में दिया जाता था। दूसरा है राजस्व संग्रह। इक्ता धारकों को अपने क्षेत्र में राजस्व संग्रह करने का अधिकार था। वे अपने क्षेत्र में कर वसूलते थे और राजकोष में जमा करते थे। तीसरा नंबर है प्रशासनिक अधिकार। इक्ता धारकों को अपने क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। वे अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। अब आगे है इक्ता प्रणाली के लाभ। इसमें पहला है प्रशासनिक सुविधा। इक्ता प्रणाली ने प्रशासनिक सुविधा प्रदान की। यह प्रणाली राजा या सुल्तान को अपने अधिकारियों और सैनिकों को पुरस्कृत करने का एक तरीका प्रदान करती थी। दूसरा है आर्थिक विकास। इक्ता प्रणाली ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। यह प्रणाली राज्य के राजस्व में वृद्धि करने में मदद करती है। अब आगे है इक्ता प्रणाली के नुकसान। इसमें पहला है केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। इक्ता प्रणाली ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर किया। यह प्रणाली राज्य के अधिकारियों और सैनिकों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है। दूसरा है स्थानीय स्वायत्तता की कमी। इक्ता प्रणाली ने स्थानीय स्वायत्तता की कमी को बढ़ावा दिया। यह प्रणाली राज्य के अधिकारियों और सैनिकों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति देती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भक्तिवाद के मूल सिद्धांत क्या थे? आंसर है, भक्तिवाद एक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जो मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ था। इसमें मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है भक्ति। भक्तिवाद का मूल सिद्धांत भक्ति था, जिसका अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। भक्तिवादी संतों ने ईश्वर के साथ सीधे संपर्क और अनुभव को महत्व दिया। दूसरा है ईश्वर की एकता। भक्तिवादी संतों ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वह सभी जीवों में व्याप्त है। तीसरा है अहिंसा और प्रेम। भक्तिवादी संतों ने अहिंसा और प्रेम को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा होनी चाहिए। चौथा है जाति और धर्म की एकता। भक्तिवादी संतों ने जाति और धर्म की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी जातियों और धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं।
5वां नंबर है सामाजिक न्याय। भक्तिवादी संतों ने सामाजिक न्याय को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। 6वां है व्यक्तिगत अनुभव। भक्तिवादी संतों ने व्यक्तिगत अनुभव को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के साथ सीधे संपर्क और अनुभव के माध्यम से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भक्तिवाद के इन मूल सिद्धांतों ने मध्यकालीन भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत की और लोगों को ईश्वर के साथ सीधे संपर्क और अनुभव के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है तकनीकी क्रांति के संबंध में लिखिए। आंसर है तकनीकी क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह क्रांति अक्सर उत्पादन प्रक्रियाओं, संचार, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। तकनीकी क्रांति के कारण है। तकनीकी क्रांति के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। पहला है वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास। वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए आवश्यक है। यह अनुसंधान और विकास नई तकनीकों को विकसित करने और उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक बनाने में मदद करता है। दूसरा है आर्थिक आवश्यकताएं। आर्थिक आवश्यकताएं नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई समाज या अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो उसे नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, जो उसे और अधिक कुशल और प्रभावी बना सकती है। सामाजिक परिवर्तन नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई समाज में सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो उन्हें नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपने नए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार डालने में मदद कर सकती है। तकनीकी क्रांति के प्रभाव क्या हैं? तकनीकी क्रांति के कई प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास। तकनीकी क्रांति आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास से उत्पादन की लागत क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। तकनीकी क्रांति सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकती है। नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। तकनीकी क्रांति के पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं। नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों के विकास से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है ज्योतिष से खगोल शास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ? आंसर है ज्योतिष और खगोल शास्त्र दोनों विज्ञानों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। ज्योतिष की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जब लोगों ने आकाश में तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन करना शुरू किया था। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य भविष्यवाणी करना और लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करना था। ज्योतिष से खगोल शास्त्र का विकास। ज्योतिष से खगोल शास्त्र का विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। ज्योतिष के अध्ययन से खगोल शास्त्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास हुआ। यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला है तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन। ज्योतिष के अध्ययन से तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन शुरू हुआ। ज्योतिषी ने आकाश में तारों और ग्रहों की स्थिति और गति का अध्ययन किया और उनके बीच संबंधों का विश्लेषण किया। ग्रहों की खोज। ज्योतिष के अध्ययन से ग्रहों की खोज हुई। ज्योतिषी ने नए ग्रहों की खोज की और उनके गुणों का अध्ययन किया। खगोल शास्त्र के सिद्धांतों का विकास। ज्योतिष के अध्ययन से खगोल शास्त्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास हुआ। ज्योतिषी ने ग्रहों की गति, तारों की स्थिति, अन्य खगोलीय घटनाओं के सिद्धांतों का विकास किया। ज्योतिष और खगोल शास्त्र के बीच का अंतर। ज्योतिष और खगोल शास्त्र दोनों विज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। ज्योतिष मुख्य रूप से भविष्यवाणी और लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले खगोलीय घटनाओं के अध्ययन पर केंद्रित है, जबकि खगोल शास्त्र मुख्य रूप से ब्रह्मांड के अध्ययन पर केंद्रित है। खगोल शास्त्र में तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय वस्तुओं के गुणों, व्यवहार और विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, जो कि 3 मार्क्स के थे, और इनमें से कोई 4 ही करना पड़ता है। तो ये खत्म होता है। और नंबर 2 में है 6 क्वेश्चन हैं, जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो उसे मैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।